दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल भाई मौजूद हैं। राम कंडवाल भाई शायद पहला साक्षात्कार होगा जब से बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बने हैं राम भाई के साथ। राम भाई पहले तो बहुत बधाई है आपको, एक लंबा संघर्ष आपका रहा था पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो एज बढ़ाने के लिए था। वो तमाम खबरें भी आपने देखी जहाँ पर राम कंडवाल ने भूख हड़ताल करी थी, टंकी पर चढ़े थे, लेकिन आखिरकार सफल हुआ। पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद राम भाई, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस कांस्टेबल जो नियमावली बनी है, चाहे दरोगों के लिए नियमावली बनी है, उसको लेकर क्या बेरोजगार संघ संतुष्ट है या बेरोजगार संघ के साथ जुड़े हुए जितने भी युवा हैं वो संतुष्ट हैं इस नियमावली से? देखिए, होता क्या है कि हम लोग मांग करते हैं आज से लगभग 1 साल पहले और लगभग 8-9 पहले कि हम कहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो 18 से 28 वर्ष हो। तो हाल फिलहाल में जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि उसमें आयु सीमा नहीं बढ़ाते हैं। फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, तो हाई कोर्ट में फिलहाल ये मामला भी है, लेकिन इस बीच कल ये क्या करते हैं कि एक सिपाही लेवल की नई एक नियमावली जारी करते हैं। उस नियमावली में दरअसल ये है कि उसमें पुलिस कांस्टेबल की तो इन्होंने बढ़ा दी, लगभग उसमें 18 से 25 साल कर दी, जो 18 से 22 हुआ करती थी। अच्छा। यानी कि 3 साल की इन्होंने छूट दे दी। लेकिन जो और सिपाही लेवल की भर्तियां हैं, जैसे उसमें फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आबकारी की सिपाही वाला हो गया, आपका प्रवर्तन सिपाही हो गया, आपका बंदी रक्षक हो गया, तो ये तमाम जो सिपाही लेवल की भर्तियां हैं इसमें इन्होंने 18 से 25 कर दी। जबकि आपका बंदी रक्षक 18 से 35 हुआ करता था। अच्छा। आपका फॉरेस्ट गार्ड 18 से 28 हुआ करती थी, आपकी जो आबकारी सिपाही 18 से 30 हुआ करती थी, आपकी प्रवर्तन सिपाही 18 से 30 हुआ करती थी। तो इन्होंने जो है 5-5 साल 4-4 साल जो है सारी भर्तियों में घटाकर अब 18 से 25 वर्ष कर दिया है। तो प्रदेश का बेरोजगार जो है, अब वो ऑब्वियसली बात है वो क्यों नाराज होगा, क्योंकि अभी तक जो है जो प्रदेश के युवाओं को अधिकतर मौके जो मिल रहे थे अब वो मौके कम हो जाएंगे। अब इसमें बेरोजगार जो है इसीलिए भी परेशान है क्योंकि इस प्रदेश में आप देखते हैं कि भर्तियां ऑलरेडी जो है 5 साल 6 साल 7 साल में एक बार आती हैं, और अगर वो भर्ती आती भी है तो उसमें भी 3 से 4 साल लग जाते हैं, ज्वाइनिंग में लग जाते हैं, भर्तियां कोर्ट में लटक रही हैं। तो ऐसे में अगर आयु सीमा आप 18 से 25 वर्ष करते हो तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारों के साथ धोखा है, छलावा है, और उनके साथ एक तरह से सौतेला व्यवहार भी है। अब मैं सौतेला व्यवहार क्यों कह रहा हूं? सौतेला व्यवहार इसलिए कह रहा हूं कि हमने इस प्रदेश के जो हमारे आंदोलनकारी थे, जिन्होंने इस प्रदेश का गठन किया, उन्होंने क्यों किया इस प्रदेश का गठन? क्या हमारे युवाओं के साथ ऐसा अन्याय करेंगे ये लोग? अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में वन विभाग में 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। अच्छा। सिपाही में वन विभाग में, और यहां पर ये 18 से 25 कर रहे हैं। तो इससे बड़े तो हमारे लिए फिर उत्तर प्रदेश ही था। हमारे जो प्रदेश के युवा थे वो वहीं थे। आबकारी सिपाही में आप देखेंगे, आबकारी सिपाही में उत्तर प्रदेश में 18 से 40 वर्ष है, लेकिन यहां पर कितनी कर दी? 18 से 25 वर्ष कर दी। तो नाराज कौन होगा? नाराज ये उत्तराखंड का युवा ही तो होगा। तो अब आपकी क्या मांग है इसमें? देखिए, मांग यही है, हम उत्तराखंड का समूचा युवा ये चाहता है कि आप जो सिपाही यूपी की तर्ज पे होना चाहिए। नहीं, हम इतना भी नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हो कि आप 18 से 40 कर दो, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम आप सारी सिपाही लेवल की जो भर्तियां हैं उसमें 18 से 28 वर्ष कर दो। सारे युवा खुश हो जाएंगे। पुलिस में भी आप 18 वर्ष कर दो, फॉरेस्ट गार्ड में, आबकारी में, बंदी रक्षक में, जो भी हैं उन सब में 18 से 28 कर दीजिए। जब इन्होंने दरोगा की नियमावली भी जारी हुई है परसों, उसमें इन्होंने जो है सारी दरोगाओं में, जिसमें पुलिस का दरोगा है, वन दरोगा है, आपका जो है ये अग्निशमन का दरोगा है, और आपका आबकारी का दरोगा है, उन तमाम दरोगाओं में इन्होंने क्या कर दिया? 18 से 35 वर्ष आयु सीमा कर दी। अच्छा। 21 से 35 वर्ष, जबकि इससे पहले कितनी थी? इससे पहले थी 21 से 28। तो 28 से 35 कितने वर्ष का गैप हो गया? तो 7 वर्ष का, तो 7 साल इन्होंने उसमें बढ़ा दी। तो आप सिपाही में क्यों घटा रहे हो? एक आप बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ घटा रहे हैं। तो क्या वो जो एसआई है उसको आप काबिल समझ रहे हो? जो लड़का एसआई का होगा, 35 साल का होगा, तो क्या वो काबिल है? और ये सिपाही जो 25 साल का, ये युवा नहीं है? तो ये जो तमाम चीजें हैं, इसको लेकर ये जो नियमावली में, इसमें काफी खामियां हैं। अब क्या करने वाले हैं? देखिए, बातचीत हुई है इसमें या किस तरीके से? देखिए, बातचीत अभी नहीं हुई है, लेकिन बातचीत प्रदेश के युवाओं ने, अभी कल ही मैं देख रहा था, 1000 से ज्यादा मैसेज हमें आ चुके हैं। सोशल मीडिया में मैसेज किए जा रहे हैं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, हर जगह में मैसेज आ रहे हैं कि इस नियमावली का विरोध कीजिए। हमने भी ये सोचा है, अब हम अगर शैलेश बगोली जी हमारी मांग मानते हैं तो ठीक है, उनसे मिला जाएगा, नहीं मानते हैं
तो 21 तारीख का जो पेपर होने वाला है प्रदेश में, जो स्नातक स्तरीय पेपर हो रहा है, उसके बाद हम एक बड़ा ऐलान करेंगे और रैली करने का हम प्रयास करेंगे। अच्छा, इस बीच में आपका एक फेसबुक पोस्ट भी दिख रहा था, कल हमने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें एक जो टंकण मिस्टेक हुई थी, जो 900 मीटर की दौड़ 1 मिनट में पूरी करनी थी, उसके बाद वो बदल भी गई थी, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? मैंने आपके फेसबुक पोस्ट पे ही देखा था। देखिए, वो भी हमें एक अजूबा लगा। हमने जब देखा तो हमारी नज़र पड़ी, युवाओं की नज़र पड़ी कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उसको लेकर इन्होंने फिजिकल में क्या कर रखा था कि 1 मिनट में जो 900 मीटर दौड़ है वो इन्होंने 1 मिनट में दे रखी थी कि 1 मिनट में आपको 900 मीटर भागना है। लेकिन जब हमने खंगाला, ये गूगल में गए हमने खंगाला कि 800 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है, तो वो पाया गया कि केनिया के डेविड के पास जो है 800 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो भी उन्होंने 1 मिनट 40 सेकंड में कर दिया। और ये जो उत्तराखंड सरकार है, ये 1 मिनट में 900 मीटर दौड़ा रही है। तो हमने डाला, ये काफी वायरल हुआ, आपने भी इसको फिर डाला था, विजय पथ के माध्यम से भी लोगों को पता चला। तो ये और इसके अलावा और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आरक्षण के मुद्दे पर भी काफ़ी युवा बोल रहे हैं कि भाई जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनके लिए वो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आप तो काफ़ी गंभीरता से इस विषय पर लगे हुए हैं, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये काफी ज्वलंत मुद्दा है इस प्रदेश का। इसमें क्या कुछ टेक्निकल खामियां हैं, थोड़ा वो भी समझना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा वो भी बता देता हूं। देखिए, बेसिकली दो तरह के आरक्षण होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। अब जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है एक तरह से वो क्षैतिज आरक्षण होता है, और वर्टिकल आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण होता है। अब इस प्रदेश में जो संवैधानिक आरक्षण है, जिसको ऊर्ध्वाधर आरक्षण बोलते हैं, उसमें 4 कैटेगरी दे रखी है, SC, ST, OBC और आपका EWS। अब इन चारों कैटेगरी को मिलाकर टोटल जो आरक्षण होता है वो होता है 47%। अब जनरल के लिए कितने बच गए? 53%। मतलब 100 टोटल, अगर 100 देखेंगे आप तो 47% इनके लिए दिया गया है। लेकिन जो इसके अतिरिक्त एक और आरक्षण दिया जाता है, वो होता है क्षैतिज आरक्षण। अब क्षैतिज आरक्षण में आप देखेंगे कि इस प्रदेश में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जा रहा है, पूर्व सैनिकों को 5%, दिव्यांग को 4%, स्वतंत्रता सेनानी 2%, अनाथ ले लीजिए आप 5%, अग्निवीर 10%, खिलाड़ी 4%, उत्तराखंड आंदोलनकारी 10%, आपका वर्दीधारी होमगार्ड 10%। तो अगर आप ये टोटल जो क्षैतिज आरक्षण देखेंगे तो ये कुल मिलाकर 70% हो गया है। और जो आप वर्टिकल जो संवैधानिक आरक्षण है वो 47% हो गया है। अगर इन दोनों को आप मिलाकर देखेंगे तो ये 107 के लगभग ये आरक्षण हो चुका है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है। तो इसमें जो जनरल का किस प्रकार से फाइट करता है? अब मैं वही आपको कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए 100 वैकेंसी आ रही है, अब 100 वैकेंसी आ रही है तो उसमें आप जो है 19% जो आरक्षण होगा वो तो SC में जाएगा ही जाएगा, आपका ST में 4% जाएगा, आपका OBC में 14% जाएगा, आपका EWS में 10% जाएगा। अब आप क्षैतिज आरक्षण में आ जाइए, क्षैतिज आरक्षण में वही 100 सीटों में से 30%, कुछ परसेंट जो है 30% कहां जाएगा? महिलाओं में जाएगा, पूर्व सैनिकों में जाएगा, दिव्यांगों में जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? आज जो दर्शक हमें देख रहे होंगे वो सॉल्यूशन की तरफ भी जाना चाह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इस प्रदेश में क्षैतिज आरक्षण वोट बैंक की भेंट ना चढ़े। सबसे ज्यादा नुकसान तो जो जनरल छात्र हैं उनका होता है। जनरल के छात्र भी हैं और जो एक तरह से वर्टिकल जो संवैधानिक अधिकार वाले हैं, SC ST, उनसे भी सीटें काटी जा रही हैं। मतलब ये जो 19%, 4%, 10% इनको मिल रहा है, तो इनकी सीटें भी कट रही हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक सिलेबस को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं कि सिलेबस बाहर से आ रहा है, किस प्रकार की शिकायतें आप? देखिए, शिकायतें बहुत आ रही हैं। उसमें जैसे वन दरोगा का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस था। आपका भी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ तो उसमें भी काफ़ी बच्चों की शिकायत थी कि इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो DSP लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो PCS लेवल के क्वेश्चन होते हैं। हाल फिलहाल में सहायक लेखाकार का पेपर भी हुआ, उसमें भी बच्चों की शिकायत आई कि ये भी जो है आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। उनमें क्या नॉर्मलाइजेशन हो रहा है? नहीं, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, वो तो खत्म हो गया था पहले ही। अच्छा। लेकिन ये जो सिलेबस के नाम पर ये कुछ भी प्रश्न अब बना रहे हैं, दे रहे हैं, तो उससे जो है बच्चे परेशान हो रहे हैं। और परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, उसको बताया कुछ और जा रहा है
और पेपर में कुछ और आ जा रहा है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस आ जा रहा है। तो इसके खिलाफ भी हम कई बार आयोगों के अध्यक्ष से भी मिले हैं। नहीं, पहले भी हमने देखा था कि इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते थे तो बाद में उसको नॉर्मलाइजेशन करके ठीक कर दिया जाता था। बिल्कुल, उसके बाद काफी विरोध हुआ था इसका और फिर नॉर्मलाइजेशन इन्होंने हटा दिया था। तो अब वो हट गया, अब एक ही शिफ्ट में एग्जाम होते हैं और उस एग्जाम में, पर ये बड़ा सवाल है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, बच्चा जो पढ़ रहा है वो नहीं आ रहा है। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है कि जो 25,000 भर्तियों का जिक्र कर रहे हैं धामी सरकार के, इन 5 सालों में 25,000 भर्तियां हमने दी है, क्या वाकई में इतनी भर्तियां हुई हैं उत्तराखंड में? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी भर्तियां हुई हैं। 25,000 इन्होंने आंकड़ा दे दिया और मान ली हुई भी हैं। 5 साल में अगर धामी सरकार के 25,000 नियुक्तियां हुई हैं तो एक साल में 5,000, तो सिर्फ 5,000 ही सरकारी नौकरी दी इन्होंने एक साल में। तो ये भी एक तरह से गंभीर सवाल है। जो मोदी जी पूरे देश में 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, कम से कम हमारे प्रदेश में जो है कम से कम एक साल। आपका डेटाबेस क्या कहता है? हमारा डेटाबेस ये कह रहा है कि इस प्रदेश में अभी 70,000 पद रिक्त हैं। आज के डेटा के अनुसार सरकारी नौकरी के 70,000 पद रिक्त हैं और धामी जी कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में 25,000 दिए। तो ये तो फिर बहुत गलत है। आपको इन 70,000 को अगर भरना था तो अपने कार्यकाल में भरते ना। अब वो किसके कार्यकाल के लिए आप बचा रहे हैं? जैसे त्रिवेंद्र रावत जी ने धामी के कार्यकाल के लिए जो है सारी भर्तियां रखी हुई थी, वैसे अब धामी किसके कार्यकाल के लिए रख रहे हैं सारी भर्तियां? तो ये अपने आप में बड़ा विरोधाभास उत्पन्न भी करता है अपने आप में। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा था, कल परसों हमने एक साक्षात्कार भी लिया था, उसमें जो बाहर से कंपनियां हैं, आउटसोर्स कंपनियां हैं, वो भी बड़ा शोषण युवाओं का कर रही हैं। उसमें जिस कंपनी का हमने जिक्र किया था वो 25% सैलरी से काट रही है। क्या इस प्रकार के मामले भी आ रहे हैं? इस आउटसोर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं बेरोजगार संघ की? केवल सरकारी तक सीमित है कि जो आउटसोर्स कंपनियां इस तरीके से लूट मचा रही है उसकी तरफ भी कुछ ध्यान है बेरोजगार संघ का? देखिए, बिल्कुल ध्यान है, और ध्यान इसलिए भी क्योंकि जो कल शायद आप बता रहे हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो शायद विजन इंडिया नाम की एक कंपनी है। और विजन इंडिया के खिलाफ खुद मैंने उसमें केंद्रीय श्रम आयोग में उसकी शिकायत की है, बाकायदा वहाँ पर FIR के लिए किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ विजन इंडिया ऐसा नहीं कर रहा है। उसके अलावा आप देखेंगे अभी कुछ दिनों पहले ही हमने जो है देहरादून के जो नगर निगम है वहाँ पर हम लोग गए थे। वहाँ पर भी एक भारी कंपनी आती है और प्रदेश के जो हमारे युवा हैं उनकी पूरी सैलरी डकार कर जो है भाग जाती है। ऐसी विजन इंडिया में भी हो रहा है, ऐसी और भी कंपनियां हैं। तो आउटसोर्स तो बिल्कुल भी बंद होना चाहिए। दूसरा, अगर आप आउटसोर्स कर भी रहे हो, इन केस 1% आप आउटसोर्स कर भी रहे हो, तो कम से कम वो उत्तराखंड की कंपनियां हों। मतलब भारी कंपनी में आप ठेका मत दीजिए, आप उत्तराखंड की कंपनी दीजिए ना। आपने इस राज्य को बनाया तो कम से कम आपके पास ऐसी कंपनियां तो होंगी। तो ये सारी चीजें, तो आउटसोर्स के खिलाफ हम खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे उसके। अभी कौन कौन सी भर्तियां और पेंडिंग हैं? क्योंकि काफ़ी मैसेज भी आते हैं कि इन भर्तियों के बारे में भी आप जिक्र कीजिए, या किस किस के अभी तक रिजल्ट आने बाकी हैं, आपके नॉलेज में होंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा जो परेशान है इस वक्त वो एक तरह से जो डिप्लोमाधारी युवा हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान है। अगर आप देखेंगे तो JEE और AE की भर्ती को आए हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक भर्ती नहीं आई है। बच्चे बहुत परेशान हैं। आज मुझसे कई बच्चे आज मिल के गए थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो सिंचाई विभाग में नलकूप और ये सींचपाल की भर्ती है, इसमें 800 पद आयोग पहुंच चुके थे। सिंचाई और सींचपाल और नलकूप के 800 पद आयोग पहुंच चुके थे, लेकिन होता क्या है कि वहां से मंगा दिए जाते हैं और आज इन्होंने पद खत्म कर दिया। और जब हम अंदर जाते हैं और हम बोलते हैं कि भाई आपने पद क्यों खत्म किए, तो कह रहे हैं हम ठेके में इन पदों को दे रहे हैं। तो बताइए आप, फॉरेस्ट गार्ड के अभी 600 पद आयोग के अध्यक्ष कह रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड के 600 पद हैं, लेकिन आज जो है फॉरेस्ट गार्ड के 42 पद हो रखे हैं। तो ये अपने आप में काफ़ी शर्म की बात है। LT के बच्चे पिछले लगभग जो है 400 दिनों से आपका शिक्षा विभाग के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनके वो अपनी नियुक्ति के लिए तरस गए। वो कभी धन सिंह रावत के पास वो चक्कर काट गए, धामी जी के पास मिल गए, इतनी रैलियां उन्होंने कर दी हैं, लेकिन अब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिले। और फिर धामी जी कह रहे हैं कि मैंने 25,000 नौकरियां दे दी। कहीं अभी पेंडिंग है रिजल्ट अभी काफ़ी पेंडिंग है। आपका PCS का 2023 का रिजल्ट पेंडिंग है। आपका जो है कहीं IT लेवल के एग्जाम पेंडिंग है। तो उन तमाम चीज़ें हैं जो अभी जो है आयोग जिन पर ध्यान नहीं दे रहा है। राम भाई, आप तो काफ़ी समय से बेरोजगार संघ में हैं। पहले से जिस समय हाकम सिंह के टाइम से जब खूब लगातार भर्तियां लीक हो रही थी, और आज के समय में कितना सुधार आया है, किस तरीके से आप देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, सुधार तो अब ऐसा है कि जब अगर बेरोजगार संघ है तो सुधार तो हो गई, क्योंकि उस वक्त भी हमने काफ़ी चीज़ें खुलासा किया था। और आज भी जो सुधार की अगर आप बात कर रहे हैं, एक अगर पत्रकार ये कह रहा है कि सुधार हो रहा है,
मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाँ, आप सवाल पूछ रहे हैं, सुधार हो रहा है? लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस प्रदेश में अन्य और पत्रकार कह रहे हैं कि आज जो है अच्छी तरह से एग्जाम हो रहे हैं, तो वो बेरोजगार संघ होने के नाते ही है। जब भाई बॉबी पवार थे, चाहे हम हैं, तो उसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं से बहुत सारे बच्चे आज भी हमसे सवाल कर रहे हैं कि सर इस भर्ती में कुछ हो सकता है, इस भर्ती में कुछ हो सकता है, लेकिन हम उसको ये कहते हैं आप परीक्षा में भी ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ हमें छोड़ दीजिए। और जल्द, बहुत जल्द आप लोगों के सामने एक बड़ा खुलासा लेके आएंगे हम। क्या बेरोजगार संघ को बॉबी पवार की कमी खलती है बीवी की? अगर बॉबी पवार बेरोजगार संघ में होते तो और हम तेजी से उभरते हैं, किस तरीके से? देखिए, बॉबी पवार की कमी कहीं पर भी कोई नहीं भर सकता। वो इस प्रदेश का वर्तमान भी है, वो इस प्रदेश के भविष्य भी हैं। उनकी कमी कोई नहीं भर सकता। बेरोजगार संघ चाहे आज है, चाहे बेरोजगार संघ 100 साल बाद भी रहेगा, तो लेकिन बॉबी की कमी को कोई नहीं वहाँ पर भर सकता है। तो वो उन्होंने जो इस प्रदेश के लिए किया है, वो सभी जानते हैं कि उन्होंने इस प्रदेश में क्या किया है, और वो अब इस समूचे उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे, वो भी ये उत्तराखंड आगे जाके देखने को मिलेगा। अभी भी हेल्प मांगते हैं, हेल्प करते हैं कि भाई इस तरीके का मामला आ रहा है, या कुछ मामले उनके पास आते हैं तो आपके पास भेजते होंगे कि यार जरा ये देखिए, क्योंकि अब ये आपका डिपार्टमेंट हो गया है? नहीं, हम फोन पे अक्सर बात करते हैं और वार्ता होती है। कहीं हमारे जो टीम के सदस्य हैं वो उनके पास कई चीज़ों की राय लेने जाते हैं और कहते हैं कि ये मामला कैसे हो सकता है, इसमें हम कैसे आगे बढ़ें, तो और वो अपनी राय देते हैं। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए वो हमेशा आगे रहे हैं। वो आज भी अगर पूरी तरीके से राजनीति में घुस गए हैं, लेकिन वो बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें बोलते हैं। आज भी वो मुझे हर तीसरे दिन में फ़ोन करते हैं कि यार क्या भर्तियां पेंडिंग है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हैं अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि बॉबी पवार जो है बेरोजगार संघ से अलग हो गए तो वो युवाओं को सोचना उन्होंने बंद कर दिया। ये गलत फहमी है। वो आज भी पूरे उसी जोश जुनून के साथ युवाओं के साथ जुड़े हैं कि जिम्मेदारी बदल दी गई। चलिए नए अगले सवाल पे आते हैं। विधानसभा में एक आपने मामला उठाया था जिसमें आपने कहा था कि एक फर्जी डिग्री है, एक आपने शहरी विकास का मामला उठाया था। दोनों में क्या चल रहा है अभी? देखिए, विधानसभा का जो मामला है वो ऋतु भूषण खंडूड़ी जी से हम बार बार समय ले रहे हैं, लेकिन वो बार बार हमें जो है समय नहीं दे रही है। एक बार भी उन्होंने भी मिलने तक का समय नहीं दिया। तो हमें ये लग रहा है कि भाई क्या ऋतु भूषण खंडूड़ी का हाथ उनके ऊपर है? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो वहां पर अभी बस हम ये चाहते हैं कि वहां पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि वो फर्जी है और सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है हाँ, वो तो आपने इंटरव्यूज वगैरह में बताया था कि किस तरह का फर्जी डिग्री धारक एक। बिल्कुल। तो जब ऋतु भूषण खंडूड़ी जी को उस चीज की जानकारी है तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है। दूसरा जो मुद्दा आपने उठाया, जो शहरी विकास निदेशालय में था मुद्दा, वहां पर उसको तो हटा दिया है। जो 1,75,000 की नौकरी में लगा था उसको तो जब हम वहाँ उनको कैद किया वहाँ पे, उसके बाद उनको हटा दिया। लेकिन जो असली गुनहगार थे उनको लगाने के, जैसे जो टीरी की अभी बनी है निकिता खंडेलवाल जी, जो उस विभाग की उस समय हेड हुआ करती थी, तो एक तरह से हमने तो जो चुनाव आयोग था उससे भी सवाल पूछे थे कि आप जो है निकिता खंडेलवाल जी से भी सवाल पूछिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी, इनके उसमें सिग्नेचर थे। बिना निकिता खंडेलवाल जी के ये सब कैसे हो गया? तो आज भी हमारी वो मांग है कि निकिता खंडेलवाल जी पर भी कुछ ना कुछ नोटिस तो उन्हें जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ राम कटवाल भाई थे। लगातार बेरोजगार संघ का एक इतिहास रहा है पूरे उत्तराखंड में। हमने वो समय भी देखा है जिस समय लगातार भर्ती पेपर लीक हुआ करते थे और लगातार हम आपको उस समय अपडेट भी किया करते थे कि किस तरीके से भर्तियां लीक हो रही। लेकिन वो सिलसिला लीक का भले ही थम गया हो, लेकिन जो गलतियां लगातार हो जा रही हैं, जो लगातार सिलसिला पहले से ही पेंडिंग रहता हुआ आया है कि भर्तियां कब निकलती हैं और उसके रिजल्ट आते आते कई साल बीत जाते हैं। जिस प्रकार से नियमावली की बात करें, जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो नियमावली में फेरबदल हुआ है, उसको लेकर भी एक लंबा संघर्ष राम कंडवाल करा। अब देखते हैं आगे क्या कुछ और संघर्ष रहता है। तो फिलहाल राम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो आप भी बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।